ओंकार, 3 ओंकार चैंट से शुरू करेंगे और उसके बाद प्रार्थना। So everybody sit straight, deep inhale and chant Om as you exhale. Om. Sorry. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sah Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Narayanam Namaskutya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Pudire. हरि ओम। तो नमस्ते आप सभी को। पिछले सेशन में हमने राजधर्म क्या है, राजा को कैसे शासन करना चाहिए वगैरह वगैरह देखा था, और हमने एक वो राजा सगर की कहानी सुनी थी, वो असमंज, कि कैसे उन्होंने अपने स्वयं के पुत्र को, जो उनकी प्रजा को परेशान कर रहा था, प्रजा के बच्चों को जाके पानी में फेंकाता था, उसे कैसे राजा ने देश निकाला दे दिया, दंड दे दिया, जबकि वो स्वयं का पुत्र था। तो हमने वो देखा था कि राजा को राज्य कैसे करना चाहिए, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, अपने हो या अपना स्वयं का पुत्र हो या कोई और हो। साथ ही अगर गुरु भी विप्लव करे, अगर गुरु भी ऐसे हो कि क्या सही क्या गलत ये ना समझ पाए या अधर्म का काम कर ले, अधर्म के मार्ग पे चले जाए, तो एक राजा का यह भी कर्तव्य है कि फिर वो गुरु हो तो उनको भी दंड दे, उनको भी सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे। तो इसके विषय में हमने थोड़ा सा देखा था। अब उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, राजा के गुण कैसे होने चाहिए, राजधर्म में और क्या होना चाहिए वगैरह। सो वी सी दैट पार्ट टुडे। तो हम चैप्टर नंबर 57 पर है और पेज नंबर 380 पर आ जाएंगे हमारे रीडिंग के। श्लोक नंबर 30 से, तो श्लोक नंबर 30 से उसके पहले भी है, बट आई थिंक ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राजा के गुण क्या होने चाहिए, तो वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 30 प्राज्ञस त्याग गुणोपेतः पररंध्रेषु तत्परः सुदर्श सर्ववर्णानां न्याय अपनय वित यथा क्षिप्रकारी जीत क्रोधः सुप्रसादो महात्मनाः अरोष प्रकृति युक्त क्रियावान अविकथन। तो कहते हैं प्राज्ञ समझदार, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, त्यागी, जो त्याग इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, अपना कंफर्ट प्रजा के लिए जो सैक्रिफाइस करने को तैयार है, वैसा गुणोपेत, गुणी, पररंध्रेषु तत्पर, पररंध्र, रंध्र मतलब लूप होल, रंध्र मतलब किसी का कुछ ड्रॉबैक, तो पररंध्र शत्रु के जो रंध्र है, शत्रु के जो छिद्र है, कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, उसकी कुछ वीकनेसेस है, कुछ दुर्बलताएं है, वो जानने के लिए एक राजा हमेशा तत्पर होता है। वेरी वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि आप हमेशा शत्रुओं से गिरे हुए हो, आपको पता नहीं किसके क्या एम्बिशंस है, कोई क्या करेगा, इसलिए एक राजा के लिए ये पता होना कि क्या चल रहा है शत्रु देशों में, ये तो ठीक है, पर उनके रंध्र क्या है। और केवल शत्रु नहीं, ठीक है, कोई भी मित्र हो तो उनके भी आपको छिद्र पता होने चाहिए राजा के लिए, क्योंकि यू नेवर नो कौन कैसे एक्सप्लॉइट करेगा, तो आपको वो उनकी, वो कहते हैं ना कि उनकी पूंछ आपके हाथ में होनी चाहिए। तो वैसे पररंध्र, औरों के छिद्र जानने के लिए भी राजा तत्पर होना चाहिए। सुदर्श, दिखने में अच्छा, वेल मेंटेन्ड, कमिंग अक्रॉस लाइकेबल, सर्ववर्णानाम नया अपनय वित, सारे वर्णों के लिए जो सही न्याय है वो जानने वाला,
सही न्याय जानने वालों में ये भी होता है कि उनकी परंपराएं क्या है, उनके ट्रेडिशंस क्या है। अलग अलग समाजों के अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में या हमारी संस्कृति में आप देखो ना, तो कभी भी वी हैवंट सेड कि वन साइज फिट्स ऑल, कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं रहा है। इसीलिए क्योंकि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट में मानते हैं, सहिष्णुता में मानते हैं, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि यही एक तरीका है, ये एक रास्ता, बाकी सारी गलत है ना। वो एकम सत बहुधा वदंति विप्रा, सत्य एक ही है। इवेंचुअली सत्य मोक्ष ब्रह्मन वो एक है, परंतु वहां जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। और सभी रास्ते जो पथ, जो भी पथ है, उन सभी का हमने आदर किया है। इसीलिए इवन जब लॉज होते थे, जो लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की भी जो बात होती थी, लॉज भी होते थे, उसमें भी देयर वाज स्कोप फॉर डाइवर्सिटी। इट वाज नॉट यूनिफॉर्म। कुछ कुछ समाज में कुछ कुछ पद्धतियां, कुछ कुछ परंपराएं हो तो उनको अलाउ किया जाता था। इसलिए आज तक तो भले हम भारत देश के वासी हैं, हम अलग अलग समाजों से आते हैं, हमारी रहन सहन परंपराएं कितनी अलग अलग है, और आज भी वो है। ऐसा नहीं हुआ है कि एनीबॉडी हैज ट्राइड टू कंप्लीट वो कल्चरल जेनोसाइड कर दिया और हमारा कुछ बचा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये हुआ है कि ऑन अ लार्जर स्केल वो कोऑप्ट हो जाता है कि अच्छा पहले एक समाज में हो रहा और दूसरे समाजों में भी होने लगे। ये कई बार हुआ है, परंतु यूनिफॉर्मिटी थोपने का प्रयत्न नहीं हुआ। और यही वो कह रहे हैं कि इसीलिए वर्ण की सर्व वर्णा नाम नया अपनया, समाजों के हिसाब से, कम्युनिटीज के हिसाब से जो सही गलत वगैरह वगैरह का न्याय अन्याय का की बात है, उसकी भी उसे समझ होनी चाहिए, देश काल की समझ होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, नॉट टू से कि स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी इज डिफरेंट, ऐसा नहीं है, पर कुछ कुछ में कुछ पद्धतियां अलाउड है, कुछ कुछ में नहीं है। तो आप जब धर्म स्थापन की बात करो, तो आपको वो स्पेस देना चाहिए आपके समाज को, आपके लोगों को। तो उसी की बात होती है इसमें। इसके अलावा आगे कहते हैं क्षिप्रकारी। क्षिप्रकारी मतलब आराम से लल्लू पंजू के जैसे चल रहा है, ऐसे नहीं, फटाफट, हैज एनर्जी इन हिज बॉडी। डिसीजन लेना है तो तत्पर तुरंत डिसीजन लेंगे, ऐसे नहीं कि अच्छा एक बात चल रही है तो चली रही है, अपने मन से वो करेगा, ऐसे नहीं। क्षिप्र, देयर इज स्पीड इन हिम, फटाफट कर रहा है वो जो कर रहा है वो। जीतक क्रोध, क्रोध पर कंट्रोल है, क्रोध को जीत लिया है। सुप्रसादो महामना, महामना बड़े मन वाला, मैग्नानिमस। सुप्रसाद, लोगों को फेवर करने वाला, किसी को कुछ चाहिए तो देने वाला, बड़े 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 हृदय वाला। अरोष प्रकृति युक्त, रोष में नहीं भरा हुआ। रोष में क्या होता है, आप इंपल्सिवली कोई भी डिसीजन लेंगे, जब देखो तो क्रोध में, रोष में, ओवरली पैशनेट, ऐसे नहीं। वेरी बैलेंस्ड, वेरी बैलेंस्ड, काम, कंपोज्ड। वो जब दंड भी देते हैं, और अगर क्रोध दिखाना भी पड़े तो वो भी एक स्ट्रैटेजी के अंतर्गत होगा कि क्रोध दिखाना है। सही से क्रोध आएगा भी, जब अधर्म चल रहा हो तो क्रोध आना भी चाहिए, दैट इज जस्टिफाइड एंगर, वो होना भी चाहिए। पर उससे ऐसे नहीं कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग हो वो गलत हो जाए। इतने हद तक वो आपके ऑब्जेक्टिविटी पे क्रोध का, रोष का असर नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका इनहेरेंट गुण जो हो राजा का, वो अरोष अक्रोध, ये होना अत्यंत आवश्यक है। वेरी ऑब्जेक्टिव, वेरी कंपोज्ड, काम एंड बैलेंस्ड। क्रियावान, क्रियावान हमेशा एक्टिव। अविकथन, अविकथन, तो विकथन मतलब अपनी बढ़ाई ठोकना, ब्रैग करना कि अरे मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मेरे में तो ये बल है, मेरे में तो फलाना बल है, मेरे पास तो ये है, ये सब। ऐसा नहीं। अविकथन मतलब वन हू डजंट ब्रैग, अपनी बढ़ाई, स्वयं प्रशंसा, आत्म प्रशंसा जो नहीं करता। इनफैक्ट आत्म प्रशंसा को बिल्कुल भी गुण नहीं माना जाता अपने संस्कृति में, अपने शास्त्रों के हिसाब से। ऐसे कहते हैं कि जो मनुष्य आत्म प्रशंसा करता है ना, वो स्वयं का हनन करता है, ऐसे मानते हैं। इसलिए वो मैंने आपको एक बार पहले वो कहानी सुनाई थी ना, कथा सुनाई थी, वो अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच जब झड़प हो जाती है, और कृष्ण कहते हैं कि अरे तुम्हारी क्या प्रतिज्ञा की बात कर रहे हो, तुम अपनी प्रतिज्ञा के लिए अधर्म करोगे, अपने भाई को मारोगे। तो तब अब अर्जुन कहता है कि अच्छा तो मैं क्या करूं, अब मैंने प्रतिज्ञा तो ले ली है। और कृष्ण कहते हैं कि बड़े भाई को अगर आप त्वम कह के संबोधन करो, जैसे हम आप और तू, है ना, आप और तू, तो आप जो है, जी प्रताप जी,
मैम आत्म प्रशंसा की बात कर रहे हैं, बट ऑलमोस्ट एवरी modern management theory talks about presenting your work, and work is not complete till you complete the paperwork and present it properly. तो that is also एक प्रकार की आत्म प्रशंसा है. The crying baby gets the rattle or milk. ये तो मतलब these are proverbs, time tested. तो थोड़ा conflict होता है इसमें. Correct. ये conflict है. The thing to understand is आपने जो कार्य किया है उसके बारे में आप बात करो is one thing, but the other thing is to brag. है ना. आपने जो काम किया है वो आपकी प्रजा को तो पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, इंफॉर्मेशन तो देनी चाहिए. उस एस्पेक्ट से कुछ करना इज वन थिंग. पर अगर हम देखें तो वो जो पॉलिटिकल सेंटर्स ऑफ पावर होता है वहां होता है, अरे तू जानता है मेरा बाप कौन है, अरे तेरे को तो मैं दिखा दूंगा, मेरे पास तो इतना ये है, मेरे पास तो 10 गाड़ियां हैं, तुम देखना मैं दिखा दूंगा सबको. दैट इज ब्रैगिंग. जब आप करते तो जो कुछ कर रहे हो वो एक चीज है, but you are trying to use your bragging for whatever, showing your power, you know, किसी को intimidate करने के लिए. So that is the other kind of bragging. In general, as you say, right, कि वो conflict है, because हमारे में तो जब दान भी देते हैं, है ना, दान भी कैसे कहते हैं, गुप्त दान देना चाहिए, किसी को पता नहीं देना चाहिए कि आप दान दे रहे हो. जबकि अभी तो कैसा है, हम दान देते हैं और उसको पब्लिश कर देंगे भाई इतना देना है, so that you know लोगों को पता चले. Now there are pros and cons to both. कई बार क्या होता है जब कोई ऐसे लोग जो रिस्पेक्टेबल हो, जो जिनके लिए हमें आदर हो, वो कुछ चीजें कर रहे हो और वो हमें बता रहे हो, तो उससे हमें इंस्पिरेशन भी मिलता है. तो उस हद तक उन्होंने जो अच्छा या बुरा किया है उसके बारे में बात करनी आवश्यक है. पर there is a very thin line of difference between informing with humility what we have done, वो भी humble होके हो सकता है, versus bragging. और आप देखोगे यू विल वेरी क्लियरली सी कि ब्रैगार्ड्स क्या होते हैं. ऐसे होते हैं काम इतना करेंगे बोलेंगे इतना, हमारे सारे कॉर्पोरेट में सब जगह होते हैं. इवेंचुअली वो कहते हैं कि जो ब्रैग करते हैं ना, वो if your work doesn't supplement or complement what you are talking about yourself, तो आगे जाके लोगों को पता चल ही जाएगा कि पोकर है अंदर से. परंतु हाँ, वो इनिशियल ये है कि जो बोलेगा, हम गुजराती में बोलते हैं कि बोले ना बोर बेचाए, जो बोलेगा उसके बोर बिकेंगे, नहीं तो कोई आपके पास आएगा नहीं. So to that extent, it is also important. So it's always how do you balance the two sides. Right, ma'am. Thank you, ma'am. Otherwise, marketing team will become out of work. Thank you, ma'am. Absolutely. But this is more about atma prashansa rather than even marketing. Yeah. So this is a little different. जैसे वो मैं अगर अर्जुन वाली कथा सुने तो just completing that कि युधिष्ठिर को कृष्ण कहते हैं उससे कि तुम युधिष्ठिर को आपके बजाय, सो संस्कृत में आपके लिए भगवान शब्द यूज होता है, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ भगवान आप उसको त्वम कह के पुकारो, तो त्वम इज तू. तो अर्जुन जो है वो कहता है ठीक है चलो, इफ दिस हेल्प्स, तो वो उनको तू कह के पुकारता है और ये कहता है कि अरे आपको लगता है आप मुझे कह रहे हो कि मुझे कर्ण से डर लगता है, पर आप ही डरपों को आप ही छोड़कर आ गए, हमने इतना सारा आपके लिए किया, सॉरी नॉट आप, तू या कि तुम्हारे लिए हमने ये सब किया. बेसिकली क्रिटिसाइजिंग. तो अगर कोई आदरणीय व्यक्ति है उसको आप इस तरीके से आदर ना दो तो वो उसकी मृत्यु जैसा हो गया. तो कृष्ण से हाँ ये हो गई मृत्यु. पर अब जब अर्जुन ने ये अपने भाई को कहा तो उसे स्वयं को ही बहुत ही बुरा लगा कि हे भगवान मैंने अपने भाई को ऐसा क्यों कहा, बिकॉज वैसे तो ऐसा नहीं था ना कि वो ये सब बातें मानता था. इट Ma'am, we lost you. बट मन में तो उसको अपने भाई. Ma'am, we had lost you for some time. बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? आज क्या कह रही थी मैं? No, we lost, ma'am. अच्छा नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है. I can hear you. आपको आप सुनाई दे रहा है? Okay. हाँ, now we can hear you, ma'am. ठीक है. तो कहाँ पर where did you lose? तो मतलब कोई आदरणीय व्यक्ति है, उनको अगर आदर नहीं दिया तो इट इज लाइक डेथ, वहां तक सुना था.
तो अभी अर्जुन जो है वो ये कर तो देते हैं, ठीक है, अपने मन की जो भड़ास है वो भी निकल जाती है अर्जुन के मन से, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर काम तो करता है, पर एक बार भड़ास निकल गई फिर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उन्हें अपने भाई के लिए प्रेम और आदर नहीं है, बहुत आदर है, बहुत प्रेम है। तो फिर ही गेट्स इनटू अ गिल्ट मोड, उनको इतना बुरा लगता है कि वो कहते हैं कि यार मैंने मेरे भाई को ऐसा बोल दिया, अब तो मुझे मेरी ही मृत्यु, आई हैव टू किल माई सेल्फ, मुझे मेरा हनन करना पड़ेगा, मैं ऐसे जी ही नहीं सकता इस तरीके से मेरे भाई का अनादर करके। तो कृष्ण उसे कहते हैं कि देखो, तुम अगर तुमको इतना कह के इतना बुरा लग रहा है तो सोचो अगर तुम सही में मार देते युधिष्ठिर को तो तुम्हें क्या कैसा लगता। इसलिए इस तरीके से बेवकूफों की तरह कर्म नहीं करना चाहिए, पर अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो अभी स्वयं की मृत्यु, सेल्फ हनन इज ऑल्सो इक्वली बैड, उससे तो बहुत पाप लगता है कि अगर आप स्वयं को मार दो। सुसाइड की जो बात है, सुसाइड तो और भी बुरा है, इसलिए वो भी तुम नहीं कर सकते। तो अर्जुन से तो अब इसके लिए मैं क्या करूं। तब कृष्ण कहते हैं कि आत्म प्रशंसा आत्महत्या के बराबर है, तो तुम आत्म प्रशंसा करो। और तब अर्जुन गोज ऑन टू ब्रैग कि अरे मैंने तो ये कर दिया है, मैंने तो फलाना कर दिया है, मैंने तो शिव जी को भी हरा दिया है, मैंने तो इतना ये करा, मेरे जितना बड़ा तो कोई है ही नहीं, वगैरह वगैरह। One is to talk about what you've done, the other is अरे मुझसे तो कोई बड़ा है ही नहीं, मुझसे तो शिव जी भी बड़े नहीं है, मैंने तो इनका भी दिखा दिया, उनको भी दिखा दिया, वगैरह वगैरह, टेकिंग कंप्लीट ओनरशिप ऑफ ऑल दैट यू डन। ओनरशिप इन द सेंस हमारी सिद्धि या असिद्धि में बहुत सारी वस्तुओं का रोल होता है, इंक्लूडिंग जो हमने शुरुआत में देखा था ना कि 5 चीजें जो कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कर्ता कौन है, क्या करण है, क्या अधिष्ठान है, क्या चेष्टाएं हैं, वगैरह वगैरह, ये सब तो ठीक है जो मनुष्य के हाथ में है, बट दैवत भी तो अपना काम करता है। तो हम जब इतनी सारी आत्म प्रशंसा करने लगे कि मैं ऐसा मैं वैसा, तो ये जो दैवत वाला भाग है हमारी स्थिति में उसको हम भाव ही नहीं दे रहे, हमको लगता है सब हमने कर दिया, जबकि दैट इज एक्चुअली नॉट कंप्लीटली ट्रू। तो खैर, तो वो उसको आत्म प्रशंसा वो बहुत करता है। एंड देन कृष्ण इज लाइक हाँ ठीक है, तो तुम्हारी आत्महत्या के बराबर हो गया, नाउ सब कुछ अच्छा हो गया, यू नो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एंड दैट्स हाउ दैट थिंग। अर्जुन फिर जाता है और कर्ण के साथ उसका युद्ध होता है और कर्ण को मारता है। एनीवे, सो जस्ट कमिंग ऑन दैट, वो विकथन उसके बारे में मैं बता रही थी। तो उसकी आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, आप कार्य में दिखाओ ना, आप कर्म करके दिखाओ, बोल के क्या होगा, बोल बच्चन मत बनो, दैट इज व्हाट इट बेसिकली मीन्स। फिर आगे वो कहते हैं आरब्धानि एव कार्याणि सुपर्यवसितानि च, जो काम आरंभ जिस भी काम का आरंभ करेगा राजा उसको बीच में छोड़ देगा, ऐसे नहीं तो क्या होता है कि आप शुरू करो कोई बात, फिर वो खत्म ही ना हो, बहुत हो हल्ला से शुरू होगी, बहुत बढ़ा चढ़ा के वो होगा, बहुत ही ओपनिंग एकदम ग्रैंड होगा, पर आगे चलते चलते ओवर टाइम इट लूजेस स्टीम जो हम कहते हैं, और आगे चलते चलते वो बात ही नहीं हो पाएगी, खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे नहीं, एक अच्छा राजा जो है वो जो काम शुरू करेगा ही विल एंश्योर कि वो खत्म होने तक राजा उसके साथ हो और वो काम निपटाएगा, ऐसे नहीं कि प्रोजेक्ट बीच में शुरू करके फिर अंत तक खत्म ही ना हो। तो ये भी एक राजा के गुण है। तो फिर इसमें आगे लिखा है यस्य सज्ञः प्रदर्शन्ति स राजा राजसत्तमः, राजसत्तमः मतलब राजाओं में जो सबसे उत्तम है। यस्य सज्ञ, ये सारे जो ऊपर वाले गुण हैं, प्रदर्शयन्ति वो जो राजा में दिखते हैं, इंटेलिजेंस, जित क्रोध, परद रंध्रेशु तत्पर, ये सारे जो हमने देखे, ये जिस राजा में है वो राजा सबसे उत्तम कहा गया है। इसके आगे वो कहते हैं कि इसके आगे वो ऐसे राजा के राज्य में प्रजा किस तरीके से रहती है या रह पाती है, या एक सुखी राज्य में कैसे प्रजा रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया। तो लेट्स सी श्लोक नंबर 33, श्लोक नंबर 33 उसी पेज पे है, हम 380 पेज पे, जस्ट आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो। पुत्र इव पितुः गहे विषये यस्य मानवाः निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः। अपने पिता के घर
बच्चे जो हैं वो अपने अपने घरों में, अपने परिवारों में कैसे एकदम निर्भीक हो गए, निर्भय हो गए रहते हैं, किसी बात का उनको डर नहीं होता है, कोई उनको परेशानी आ गई ऐसे आएगी ऐसे लगता नहीं है, स्ट्रेस फ्री, भय रहित जीवन जैसे जीते हैं। उसी तरीके से ऐसा राजा उत्तम है जिसके राज्य में उसकी जो प्रजा है वो पिता के घर पुत्र जैसे रहते हो, निर्भीक निर्भय होकर, वैसे अगर वहां की प्रजा घूम घाम सकती है डर के बिना, ऐसा राजा सबसे उत्तम है। वो एक बात, ठीक है। तो बेसिकली आराम से निर्भय होकर प्रजा रह सकती है, घूम सकती है, अपना काम कर सकती है। आगे वो कहते हैं अगूढ़ विभवायस्य पौरा राष्ट्र निवासिनः नया अपनय वेत्तार स राजा राजसत्तमः। अगूढ़ विभव, गूढ़, गूढ़ मतलब सीक्रेट, छुपा के रखना। अगूढ़ विभव, अगूढ़ मतलब छुपा के रखने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहते हैं कि वहां के जो लोग हैं, ऐसा राजा सबसे उत्तम है जिसके राज्य में लोगों को कुछ छुपा के रखने की आवश्यकता ना हो। कब छुपा के रखने की आवश्यकता नहीं होगी? जब वहां पे किसी चोरों का भय ना हो, किसी स्मगलर्स का भय ना हो, डाकुओं का भय ना हो, है ना। अच्छा, अब वो कब होगा? कोई किसी से कुछ छीनेगा नहीं। उसी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है ना कि भाई वो कुछ छुपा के नहीं रख रहे, जो है वो रख रहे हैं। वो पता है, वो शनि शिंगणापुर की आई थिंक बात होती है कि वहां पे कोई कुंडी नहीं लगाता क्योंकि कोई वहां पर चोरी नहीं करता, लोग ही वैसे। एक तो है कि लोगों का इनहेरेंट कैरेक्टर जो है, व्यक्तित्व ऐसा है कि वो इतने संस्कार उनमें, इतना सत्व उनमें है कि वो एक ना करे, पर वो ना करे वो परिस्थिति तभी हो सकती है जब सबके पास अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए सारे साधन उपयुक्त हो। अगर होगा मेरे पास तो मुझे छीनने की आवश्यकता नहीं होगी, पहली बात, ठीक है। उसका मतलब सबके पास सब कुछ होगा, ठीक है। दूसरा, राज्य का प्रशासन ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है, कि बाहर से कोई चोर डाकू आके आपको परेशान करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तीसरी बात, अगर किसी के मन में ऐसी बात भी उठती है किसी से कुछ चीज छीनने की, तो उसे पता है कि राजा जो है वो दंड देने में, उसका दंड स्थापित करने में राजा कभी पीछे नहीं हटेगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस जब पता हो तभी भी लोग जो है दे विल बी डेटर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ऑल दीज थ्री आर इम्पोर्टेंट। ये जब होगा तब ऑब्वियसली वो प्रजा, वो राज्य अच्छा होगा, सुरक्षित रहेगा, है ना। जब लोगों के पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ कमी नहीं है, देयर इज नो, आज हम कहते हैं ना कि गरीबों और अमीरों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब वैसा होगा तो क्लियरली जो गरीब है, जो एक्सप्लॉइट हो रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने का काम। पर उसका मतलब यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, जिसको जो मिलना चाहिए, जो मिल रहा है, वो सब लोगों के पास है, सारी सुख सुविधाएं है। आगे वो कहते हैं स्वकर्म निरता यस्य जना विषयवासिनः असंघात रता दांता पाल्यमाना यथाविधि। स्वकर्म निरता, अपने काम में लगे हुए हैं। किसी को ऐसा नहीं है कि अरे मैं वो कर दूं, मैं वो ऐसा काम कर रहा है सामने वाला, उसको ज्यादा मिल गया है तो मैं वो काम करने लगूं, नहीं। वो जो भी काम कर रहे हैं, उनका जो भी काम है, जो भी बिजनेसेस है, जो उनके हिसाब से उनको लगता है वो काम करने में वो रत है। इसका अर्थ जो ब्राह्मण है वो अध्यापन अध्ययन कराने में, पढ़ाई वढ़ाई कराने में, अपने गुरुकुल चलाने में, भिक्षा से उनको जो मिलता है उसमें अपना घर चलाने में, वो उसमें रत है। जो क्षत्रिय, जो वॉरियर क्लास के जो लोग होंगे वो अपने काम में रत है। जो वैश्य है वो बिजनेस कर रहे हैं, जो शूद्र है वो सारी सेवाएं जो कर रहे हैं, आर्टिजान्स जो है, सारे स्कल्प्टर्स, ये सारा जो हाथ का सारा काम है वो उनका काम था। वो सभी अपने कामों में रत हैं। अच्छा, अगेन वो कब अपने कामों में रत रहेंगे और सुखी से रहेंगे? जब वो जो भी काम कर रहे हैं उससे उनकी आजीविकाएं उनको अच्छी मिल रही है। अगर ऐसे होता कि कोई समाज है वो कुछ काम कर रहा है और उसका उससे जीवन ही नहीं चलता, उससे उसके पैसे ही नहीं मिलते, तो क्या वो अपने काम शांति से करने में रत रहेगा? नहीं। दे विल वांट टू डू समथिंग एल्स। कि अरे मेरे को पैसा क्यों नहीं मिल रहा, मुझे भी तो सुख सुविधाएं चाहिए जो सामने वाले के पास है। इसका मतलब आप जो भी किसी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन से आपका घर आप बहुत अच्छे से चल रहा है, तभी आप अपने काम करने में रत रहोगे। असंघात रत। Ma'am, we lost you.
or is it just me? लोग आपके Ma'am, हाँ प्रताप सर, आपको सुनाई दिया बीच में? मेरा एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। We've lost ma'am. Last 2 minutes से नहीं सुनाई दे रहा। नहीं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। Lost you. तो कहाँ तक लास्ट सुना आपने? असंगात. You are explaining असंगात. हाँ ठीक है, असंघात। तो असंघात का अर्थ है संघ, संघ मतलब ग्रुप। असंघ जैसे राजा के अगेंस्ट वहां के जो लोग हैं वो ऐसे यूनियन बना के उसके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे। उनको ये आवश्यकता नहीं लगती कि अरे हमारी बात लोग राजा मान नहीं रहे, तो वी हैव टू गेट टुगेदर एंड शो आवर पावर। वो जो है ना कि स्ट्रीट पावर दिखा दो या वो शो ऑफ स्ट्रेंथ करो, ऐसा कुछ उनको आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब अपने काम में रत है। तो वो लोग एक साथ आकर राजा के अगेंस्ट कंस्पायर भी नहीं कर रहे। अगेन एज आई सेड, ये सब कब होगा? जब लोग अपने अपने काम में अपने अपने सुख सुविधाएं उनको अपने जीवन के लिए सारी मिल रही है, और उनको ये भी मालूम है कि अगर इफ वी फॉल आउट ऑफ लाइन तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि राजा दंड भी ऐसे देता है कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है। सो दे आर बोथ साइड्स टू। फिर पाल्यमाना यथाविधि। पाल्यमाना मतलब दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। जैसे उनका ध्यान रखना चाहिए वैसे ही राजा उनका ध्यान रखता है। जब ध्यान रखेगा तो वो क्यों राजा के अगेंस्ट जाएंगे, है ना? तो दे आर वेल टेकन केयर ऑफ, दैट्स द अदर साइड। वश्या नेया विधेयाश्च न च संघर्षशीलिनः। वश्या आज्ञा का पालन करते हैं। जो भी लॉ एंड ऑर्डर, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस राज्य के, जो भी लॉ ऑफ द लैंड है, उसका पालन वो यथाविधि जैसा करना चाहिए वैसा करते हैं, जैसा आवश्यक है, जैसा उनसे जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो लोग अपना जो लॉ ऑफ द लैंड है वो फॉलो करते हैं। और उसके आगे विषयो दान रुचयो नरा यस्य च पार्थिव। दान देने में, इन सब में भी बहुत ज्यादा आसक्ति उनको वो है ना कि इंडल्जेंसेस बहुत नहीं है, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। और दान देने में भी उनको रुचि है। अच्छा, दान भी कब देंगे? जब अपने पास होगा तभी दान देंगे ना, ऐसे ही तो नहीं देंगे। उसका मतलब जो वो राज्य, ऐसा राजा सबसे उत्तम कहा जाएगा जिसके राज्य में सबके पास अच्छे से एक अच्छा सा समृद्धशाली राज्य वो है। समृद्धशाली शांति वाला राज्य जो है उसी का राजा सबसे अच्छा है। अब ये बातें जो हमने कही ना, इसका जो हम एग्जाम्पल देखें तो हम राम राज्य की बात करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं राम राज्य हो, राम के राज्य में ऐसा, राम के राज्य में। पर ये राम राज्य क्या था? किसी ने पढ़ा है इसके बारे में, राम राज्य के बारे में? The ideal state for a state, जो हम कहते हैं कि सबको ऐसा है कि हम तो राम राज्य स्थापित करेंगे, जो इवन पॉलिटिशियंस बोलेंगे हम आगे तो राम राज्य स्थापित करेंगे, तो वो क्या कहते होते हैं? वो राम राज्य कैसा था, किसी को पता है? नहीं मैम, मतलब बिट्स एंड पीसेस में है दैट जो अभी तक बता रहे थे आपकी प्रजा राजा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। You don't do anything for your family, everything is for the people, और जहाँ गलत है वहां दंड देते हैं, तो उसी को राम राज्य कहते हैं। हाँ, वो तो राजा का बिहेवियर की बात है ना? राज्य कैसा है तो आई शो यू। तो जो रामायण में आता है उसका थोड़ा सा भाग मैं आपको दिखाती हूँ। जो राम राज्य की परिकल्पना जिसे कहते हैं ना कि क्या होता है राम राज्य। आई जस्ट स्लाइड दिख रही है? स्क्रीन देख। Yes. तो राम राज्य का जो डिस्क्रिप्शन आता है उसमें कहते हैं सर्वम मुदितमेव आसीत् सर्वो धर्म परो अभवत्।
स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैः एव कर्मभिः। हमने जो अभी देखा, जो भीष्म युधिष्ठिर को बता रहे हैं, वो क्या कहते हैं, स्वकर्म निरता यस्य जना विषयवासिनः। लोग अपने कामों में, लोग एक तो अपने कामों में है और वो अगूढ़ कोई बात छुपा के रखते, तो वो कब होगा, एक तो सब खुश हैं, एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी, सब अपने धर्म में लगे हुए हैं, सब अपने कर्म में लगे हुए हैं। स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः, एक्चुअली इसमें और भी डिटेल में है कि अपने काम से तुष्ट है, संतुष्ट है। कब संतुष्ट होंगे, अगेन गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, कि जब जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो सबको मिल रहा है, खाना पीना रहना वगैरह वगैरह। जी प्रताप जी। मैम सर्वधर्म का क्या मतलब है? उस वक्त कौन से धर्म थे जो सर्वधर्म की बात आ रही है? सर्व मतलब सब लोगों की बात हो रही है, सर्व धर्म परो भवे, तो ये इस तरीके से सर्वधर्म नहीं है, सर्व सर्व मतलब सारे लोग जो राज्य के हैं वो धर्म पर, वो Okay. Not dharma necessarily in sense of religion per se, but what is expected out of them to do. So उनका जो कर्तव्य है वो सारे निभा रहे, कर्तव्यशील है। Okay, ma'am. फिर न च अपि क्षुध भयम तत्र न च तस्कर भय, तस्कर मतलब चोर डाकू। राम के राज्य में किसी लोगों को किसी डाकू का भय नहीं है। क्षुध हंगर, भूख, ना वहां पे लोग भूखे रहते हैं, ना किसी को चोरों का भय है। अगेन क्या कि समृद्ध है, सबके पास सब कुछ है, प्लस शासन ऐसा है कि कोई डाकू या चोर भी है वो आप पर आक्रमण करने का नहीं सोचते। ठीक है। नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य धान्य अधान्य युतानि च निरामया विशोखा च रामे राज्य प्रशासति। जो नगर है, जो राष्ट्र, जो जनपद है, जो अयोध्या तो नगरी है ना, जो कौशल राज्य है, वहां पर जो भी गांव है, नगर है, जो भी है, सब समृद्ध है। जो मैं पहले बता रही थी, जब समृद्धि होगी तो ये सब होगा कि शांति होगी, लोग एक दूसरे का छीनने का प्रयत्न नहीं करेंगे, चोर डाकू नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। एक्चुअली चोर डाकू आएंगे, ऐसे राज्य की ओर चोर डाकू आएंगे, वहां पे राजा का दंड, राजा का बल, राजा का लॉ एंड ऑर्डर, राजा की सिक्योरिटी मैटर करता है। तो वो भी जब सही हो तभी ऐसा हो सकता है कि किसी को भूख का भी भय ना हो, क्योंकि उतना सब कुछ है, धन धान्य युक्त, इतना सारा सब कुछ समृद्धि है राज्य में, सबका ध्यान रखा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, जिससे चोर डाकू का भी उनको भय नहीं। निरामया, निरामया इज बिना किसी रोग के, खुशी से बिना किसी रोग के, विशोका इज बिना किसी दुख के, बिना किसी शोक के, निरामया एकदम स्वस्थ पूर्ण, ऐसा राम का राज्य है, ऐसे राम के राज्य में लोग थे। तो अगेन यू सी द कंसिस्टेंसी, हम जब राम राज्य की बात करते हैं और यहाँ पर जो भीष्म कह रहे हैं युधिष्ठिर की अच्छा राज्य कैसा हो, कैसे राजा को उत्तम राजा कहा जाए, तो वो ऐसा जहां पर ऐसा राज्य आप देखो, उसका मतलब उस राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से चल रहा है, तभी ऐसा हो सकता है ना। गोइंग बैक टू व्हाट चाणक्य सेज, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू द स्टेट। अगर राज्य अगर सुखी है, लोग राज्य में सुखी है, धर्म पर है, समृद्ध है, तो इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू उस राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, उस राज्य की पॉलिसीज कैसी है, उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। तो इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू वो राज्य कौन मैनेज कर रहा है। इसीलिए अगर ऐसा अच्छा सुखी धर्म विद राष्ट्र हो तो वो राजा सबसे उत्तम कहा जाए। ठीक है। Anyways, I think मैंने बहुत टाइम इस पे स्पेंड किया, but I hope it's clear कि मैं क्या कहना चाह रही थी। अच्छा, फिर आगे और भी थोड़ा थोड़ा है कि क्या होना चाहिए, राजा को अपने स्पाइस वगैरह रखने चाहिए, बट वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक आगे का श्लोक पढ़ते हैं, which is 41 श्लोक 382 पेज। तो यहाँ पर भीष्म जो है वो युधिष्ठिर को भार्गव ऋषि की एक सूक्ति बता रहे कि भार्गव ऋषि का राजा के बारे में क्या कहना है। तो भार्गव ऋषि कहते हैं, राजानम प्रथमम विंदेत ततो भार्या ततो धनम, राजा न्यसति लोकस्य कुतो भार्या कुतो धनम।
वो कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के लिए ना सबसे पहले राजा का चयन करना इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य एक किसी भी प्रजा के लिए राजा है, उसके बाद भार्या, भार्या इस पत्नी, उसके बाद धन, भार्या और धन भी है ना, वो भी उसकी बात की बात है। क्योंकि अगर राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन ही सही नहीं होगा तो कहाँ की भार्या और कहाँ का धन? अगर एक्सप्लॉइटेटिव स्टेट होगा या कोई किसी को सुरक्षित, राजा, अच्छे राजा का होना, अच्छे राज्य के राजा के राज्य में रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सो दिस इज, मुझे काफी अच्छा लगा ये श्लोक। फिर आगे वो कहते हैं तद राज्य राज्य कामानां ना अन्यो धर्म सनातनः ऋते रक्षाम तु विस्पष्टां रक्षा लोकस्य धारिणी। ये हमने बहुत बार पहले देखा है कि जो वो कहता है ना कि वो डाउन एरो, राज धर्म, राजा का वो ये बेसिक कर्तव्य क्या है? राज्य की रक्षा करना, लोगों की देखभाल करना। ये हमने देखा था, विच इज अगेन जस्ट एक्सप्लेन्ड हियर कि जो राज्य की कामना रखता है, जो राजा एक अच्छे सफल सिद्ध राज्य की कामना रखता है, समृद्ध राज्य की कामना रखता है, उसके लिए न अन्य धर्म सनातन, कोई और धर्म नहीं है, केवल एक धर्म है। वो धर्म क्या है? ऋते रक्षाम तु विस्पष्टाम। ऋते, धर्म में स्थापित होके राष्ट्र के लोगों की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना, यही राजा का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक और मोस्ट नीडेड कार्य है, लॉ एंड ऑर्डर एंड वेलफेयर। फिर आगे वो कहते हैं एक मनु की वो एक उक्ति सुक्ति जो भी है सुनाते हैं भीष्म युधिष्ठिर को। वो कहते हैं षडे तान पुरुषो जहियात भिन्नाम नावम इव आर्णवे अप्रवक्त षडेताम पुरुषो जहियात, जहियात मतलब त्याग दो। षड छह किस्म के, 6 टाइप्स के लोगों को आपने त्याग देना चाहिए। जैसे एक टूटी हुई नाव को समुद्र में त्याग देते हैं, है ना, टूटी हुई नाव के साथ हम समुद्र में नहीं जाएंगे, उसको वहां छोड़ के हम किसी और नाव पे सवार हो जाएंगे। तो इस वैसे ही वो कहते हैं कि इस 6 प्रकार के लोग जो है उसको मनुष्य ने त्याग देना चाहिए। कौन से हैं ये 6 प्रकार के लोग? अप्रवक्तारम आचार्यम, आचार्यम अनधियानम ऋत्विजम। एक आचार्य जो सिखाते ही ना हो, जो क्या सही है क्या गलत है, जो शिक्षा ही ना देते हो, ऐसे आचार्य को त्याग देना चाहिए। जो आपको सही गलत के बारे में समझाते ही ना हो, जो सिखाना चाहिए, जो आपको उपदेश देना चाहिए वो ना देते हो, ऐसे को छोड़ दो। अनधियानम ऋत्विजम, ऋत्विज जो है जो पुरोहित है, जो आपकी पूजा पाठ कराते हैं, जो यज्ञ कराते हैं, ऐसे ऋत्विज जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं है। क्या पढ़ा नहीं है? बेसिकली कर्मकांड, कि ये सब कैसे करते हैं, कौन से श्लोकों का उच्चारण करते हैं, कौन से सूक्तियों का उच्चारण करते हैं वगैरह। ये जिस ऋत्विज, जिस पुरोहित को ना पता हो, जो ऐसा पढ़ाई नहीं हो, जिसने ये अध्ययन ही ना किया हो, वेद जिसने ना पढ़े हो, उसको आप त्याग दो। तीसरा वो कहते हैं अरक्षितारम राजानम, ऐसा राजा जो आपकी रक्षा करने में विफल हुआ हो, जो आपकी जो राज्य की रक्षा, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर, जो आपके वेलफेयर पर ध्यान ना देता हो, ऐसे राजा को भी आप त्याग दो। फिर वो कहते हैं भार्याम च अप्रियवादिनी, ऐसी आपकी भार्या हो जो बहुत कटु बोलती हो, बात में कटु बोलती हो, बात में केवल लड़ाई कलह करती हो, तो ऐसी स्त्री को भी आप त्याग सकते हो। अच्छा, ये हम कहेंगे अरे भार्या को बोला, बट द थिंग इज, यू सी द ऑडियंस हियर, द ऑडियंस इज अ पुरुष हु इज युधिष्ठिर, ये उनको कहा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट्स नॉट गेट वेरी फेमिनिस्टिक अबाउट सम ऑफ दीस थिंग्स, चीजें जस्ट उसके कॉन्टेक्स्ट में समझिए, इज व्हाट आई विल से। फिर ग्राम कामम जो गोपालः वन कामम नापितम, नापित मतलब जो बार्बर होता है ना, जो बाल काटने वाले जो होते हैं, नाई जिसे हम कहते हैं, तो नाई को नापित कहते हैं। तो वो कहते हैं
ऐसे भी ऐसे नाई को छोड़ दो जो वन में रहने की कामना करता है। अरे वन में कौन किसको बाल कटाने, जो नाई है उसका काम जो है वो तो नगर गांव में होगा ना, जहाँ लोग हैं बाल कटाने वाले। तो ऐसे नाई जो चाहते हैं कि अरे मैं तो वन में जाके रहूं, बेसिकली जिसका एक कार्य और जिसकी जो अरे मैं ऐसा करूं वैसे करूं, शेख चिल्ली जैसे ख्वाब जो देखते हो, जबकि उनका काम कहीं और से आ रहा हो, उनकी आजीविका कहीं और से आ रही हो, ऐसे लोगों को छोड़ दो। तो बेसिकली ऐसे नाई को छोड़ दो, और ऐसे गोपाल, ऐसे ग्वाले जो केवल गांव में रहना चाहते हो, बेसिकली केवल नगर में रहना चाहते हो। वैसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज हो सकता है, क्योंकि आज तो हमारे जो फार्म्स है, एनिमल फार्म्स, वो सब तबेले जो है वो नगर के अंदर है। पर तब तो ग्वाले लेकर जाया करते थे ना अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर ऐसा ग्वाला हो जो ये चराने के लिए जाना चाहता ही ना, और उसे ये हो कि नहीं नहीं मैं तो हमेशा गांव में ही बैठा रहूं, जो करना यही करता रहूं, अगेन मिसमैच ऑफ जो कार्य आपको करना है और जो आपके मन में आप चाहते हो कि मेरे को ये चाहिए, नीड वर्सेस वांट। ठीक है, तो जिनकी यहाँ प्रायोरिटी गलत हो गई हो, ऐसे लोगों को आप छोड़ दो। तो बेसिकली ये 6 के 6 ऐसे, एक आचार्य जो नहीं पढ़ा था, एक ऋत्विक जिसको वेद कर्मकांड का ज्ञान ना हो, जिसने वो पढ़ा नहीं हो, एक राजा जो रक्षा नहीं करता, क्योंकि क्या कहा देखा हमने, न अन्य धर्मो सनातना रते रक्षाम तु विस्पष्टाम, सिर्फ रक्षा, राजा रक्षा करने के अलावा उसका कोई और धर्म नहीं है, वही वो ना करता हो। तो ऐसे राजा को छोड़ दो, ऐसी पत्नी जो बहुत कटु बोलती हो, हमेशा कलह करती हो, ऐसे को आप छोड़ दो। एंड नाई एंड ग्वाला, जिनका जो एक जो वन में ना जाना चाहे जबकि उसे जाना चाहिए, और दूसरा जो वन में जाना चाहता है जबकि उसे नहीं जाना चाहिए। And with this, इति श्री महाभारते शांति पर्वाणि राजधर्म अनुशासन पर्वाणि सप्त पंचाशततमो अध्यायः। बेसिकली इससे हमारा 57 चैप्टर अध्याय ऑफ शांति पर्व, राजधर्म, शांति पर्व के राजधर्म पाठ का चैप्टर समाप्त हो। आगे बढ़ने से पहले I'll just take a break. किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज बताइए। Ma'am, in today's world of instant gratification, how do you convince people that this is the right way of doing it? I mean, you must be facing this problem too, because आजकल तो ऐसा है कि स्कूल से ही हम बच्चों को सिखाते हैं कि सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए ही ट्रॉफी मिल जाएगी आपको, यू डोंट हैव टू विन। और वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दे एक्सपेक्ट दैट द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता है उनमें, और इनमें से लीडर्स बना रहे हैं जो ये सारी चीजें समझते ही नहीं है, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर अस। एब्सोल्युटली। तो मैं जो अभी चाणक्य का मैंने आपको सूक्ति बताई, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, और इसके आगे का जो है दैट इज द की, राज्यस्य मूलम इंद्रिय विजय। राज्यस्य मूलम इंद्रिय विजय मतलब क्या, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको सुख धर्म अर्थ समृद्धि चाहिए कहीं पर भी, तो राज्य स्टेट स्ट्रांग होना चाहिए। बट स्टेट स्ट्रांग होने का अर्थ क्या, जो राजा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सही होना चाहिए। वो कब सही होगा, राज्यस्य मूलम इंद्रिय विजयः, हैविंग कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर सेंसेस। ये व्यू इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और आप देखिए ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो फैड चला है ना, इट्स वेरी इजी ना, क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ चाहिए तो मैं ले लेती हूँ, सिंपल थिंग्स। मुझे मालूम है मेरे लिए, मैं अभी वो कुछ बड़ा खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, मैं 3 दिन से लगी पड़ी हूँ एक्सरसाइज करने में, फिर भी मैं खा लूंगी। क्यों, क्योंकि जीवा, माय जीवा वांट्स इट, मेरी जीभ चाहती है ना। मैं जानती हूँ कि मैं इस बात के लिए क्रोध करूंगी और ऐसा कुछ इम्पल्सिव बिहेव कर दूंगी तो मेरा आगे ऑफिस में कुछ नुकसान होगा, परंतु क्या मेरा उस क्रोध पे कंट्रोल है? नहीं, फटाक क्रोध आया, फटाक से बोल दिया। मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, शॉपिंग में तो और भी है, वो चीजें ऐसी सामने रखते हैं जिसकी मुझे आवश्यकता भी नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं उसका कभी उपयोग नहीं करने वाली हूँ, फिर भी सामने है, लालच आ गई, मन ललचा गया, ले लिया। ये क्या है, ये सारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। डू ऑल दीज थिंग्स गिव हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द डे? दैट्स द होल प्रॉब्लम ना। ये सब है
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, फिर भी डिप्रेशन, एंजाइटी के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल इश्यूज के प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मन को डिसिप्लिन ही नहीं करते। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या? आपका मन जो है वो जो चाहता है उसको आप फटाक से दे देते हो। इट इज नॉट यूज्ड टू हियरिंग अ नो। जो प्रताप जी आपने कहा, स्कूल्स में भी आजकल भी हो रहा है, यू कैन नॉट हियर अ नो, है ना? अगर ना बोल दिया तो हमको पता ही नहीं कि डील कैसे करना है। जबकि जब हम भी बड़े हो रहे थे ना, तब ऐसा नहीं था। आजकल तो क्या है, सारे माँ बाप के पास भी बहुत समृद्धि है, बहुत पैसा है, और हम सोचते कैसे हैं कि अरे मैंने भले ही ये सब ना अनुभव किया हूँ, मैंने ये लग्जरीज ना ही अनुभव किए हो बचपन में, पर मेरे बच्चों को तो मैं सब कुछ दूंगा या दूंगी। इसलिए वो बच्चों को हम इतना बिगाड़ के रख देते हैं कि इवेंचुअली जब सही रियल वर्ल्ड में वो जाते हैं और ना सुनते हैं, या ये सुनते हैं कि अरे मार्क्स कम आ गए, जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो खत्म। दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। नाउ हाउ वाज इट मैनेज्ड बिफोर? पहले कैसे मैनेज करते थे? हमारा जो जिस तरीके से हम जीते थे ना सोसाइटी में, इट वाज ऑल वेरी डिसिप्लिन। बहुत ज्यादा ये होता था, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, है ना? आज के दिन ये नहीं खा सकते, कल के दिन ये नहीं खा सकते। इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से आपको करना है। आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे इज नॉट द क्वेश्चन। डिसिप्लिन वाज की। और ये हम जो रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं, उससे भी होता क्या है, इन अ वे हमारा मेंटल डिसिप्लिन ही तो हम बनाते हैं। हम हमारे माइंड को जो ललचाता रहता है पूरा टाइम, उसको कंट्रोल करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, यू कैन नॉट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, राइट? और ये भी बेसिकली क्या है, हमारा जो, अगर हम इसको बायोलॉजिकली समझे ना, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो प्रकार होते हैं। वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आवर फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम। फ्लाइट एंड फाइट मतलब क्या, कि अगर हमारे सामने एक शेर है, ठीक है, तो हमारा इवोल्यूशनरी हमारे अंदर वो मैकेनिज्म है कि हम वो शेर को देखकर तुरंत भागे, कि वी सी इट एज अ थ्रेट, कि वो हमारे सामने थ्रेट आ गया है, तो हम लोग वहां पे ऑब्जेक्टिवली सोचते, अरे पर ये शेर तो है, ये तो तत्वमसि, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, वो भी ब्राह्मण है, हम सब में डिवाइन आत्मा है, ये मेरे को क्या करेगा? ये हम बैठ के कूल कंपोज्ड वे में सोच नहीं सकते। हमको तुरंत भागना है टू सर्वाइव। तो दिस इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म पुट इन अस, ठीक है? अब होता क्या है, आज के दिन में हमारा जो माइंड है वो हर एक नो कि आपको मन के हिसाब से नहीं हो रहा, उसको हम थ्रेट गिन देते हैं। दैट इज व्हाट क्रिएट्स स्ट्रेस, क्योंकि फटाक से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किक्स इन। जब हम कूल एंड कंपोज होते हैं ना, कि शांति से बात करना है, शांति से सोचना है, तभी वी आर वर्किंग आउट ऑफ अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड। जब हमारा नियोकॉर्टेक्स जो है वो ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, हम ऑब्जेक्टिवली सोच रहे हैं, क्लियरली सोच रहे हैं, विदाउट इम्पल्सिव सोच रहे हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इट इज एक्सपेक्टेड एंड इट इज गुड अगर अधिकतर समय हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से काम करें, क्योंकि वो रेस्ट एंड रिलैक्स सिस्टम। अगर हम उस मोड में होंगे, पैरासिम्पैथेटिक मोड में, तो हमारा डाइजेशन अच्छे से हो रहा होगा, हमारा सारा जो सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा होगा, हम शांति से काम कर रहे होंगे, हमारा ब्रीथ जो श्वास है वो डीप होगा, ठीक है। पर अधिकतर क्योंकि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमारा मन हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, कभी भी हम अगर ना सुने या अपने को अच्छा नहीं लगा, ये सुने कि वो थ्रेट मोड में चला जाता है, इंस्टेड ऑफ थ्रेट मोड व्हेन देयर इज अ रियल थ्रेट। दैट इज व्हाट कॉजेस द प्रॉब्लम। एंड व्हेन वी से डिसिप्लिन, वी आर एक्चुअली सेइंग यू डिसिप्लिन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात के वो फायर ना कर जाए, बात पे वो फायर ना करे। वो कैसे होगा? वो प्रैक्टिस से ही होगा। और यही बात एक्चुअली गीता में, एज एवरीथिंग, गीता गिव्स अस आंसर्स टू एवरीथिंग। तो गीता में थ्रू आउट अर्जुन को कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि इंद्रियों पे विजय पा, अपने मन को कंट्रोल में कर। थ्रू आउट वो वही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुम ही तुम्हारे शत्रु हो। उद्धरेत आत्मा ना आत्मानम, वो बात करते हैं ना, आत्मैव आत्मा रिपु आत्मैव आत्मा मित्र। आपका मित्र और शत्रु आप ही हो, आपका मन ही आपका मित्र है, आपका मन ही आपका शत्रु है। इसीलिए आपको आपके मन को कंट्रोल करना है। तो अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है, आपने बोल दिया मन को कंट्रोल करना है,
पर इस मन का निग्रह करो कैसे, क्योंकि ये तो वायु जैसा है, आप वायु को पकड़ने की बात कर रहे हो, मन तो उतना चंचल है, इसका निग्रह करो कैसे। कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो बचपन से होना चाहिए। और इसीलिए पहले जो हमारी शिक्षण पद्धति होती थी उसमें डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा रोल होता था। जब गुरुकुल में जाके बच्चे पढ़ते थे तो सबको ये था कि 4 बजे उठ ही जाना है, ऐसे नहीं कि आप पढ़े, ऐसा नहीं, 4 बजे उठ जाना है, जो आपको कहा जाएगा, आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, यू मस्ट लिसन, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, है ना, जो जिस समय होगा उतना ही होगा, जो खाना मिलेगा वही खाना है। बेसिकली क्या होता था, मेंटल कंडीशनिंग, मेंटल डिसिप्लिनिंग होता था, जो आज कुछ नहीं है। जितना आप ज्यादा देते जाते हो, यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग स्टोकिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इवेंचुअली उसका जो हो रहा है होगा ही। प्रताप जी आप पूछ रहे थे कि हाउ टू कन्विंस पीपल, द थिंग इज लोग बचपन में नहीं समझते, पर बड़े होके आजकल आप देखिए इतना सारा ये माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, अल्टरनेट हीलिंग्स, है ना, इस सब में लोग इतना जाते क्यों है। इतने सारे लोग जो इवेंचुअली जाके किसी ना किसी कल्ट में पड़ जाते हैं, किसी ना किसी आध्यात्म की ओर जाते हैं, क्यों ये होता है, बिकॉज सब समझ आ जाता है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है, मन तो खाली रह गया, क्योंकि मन को कभी कंट्रोल ही नहीं किया था, डिसिप्लिन ही नहीं किया था। तो ये सब करके हम बेसिकली वही प्रयत्न करते हैं कि अच्छा इवेंचुअली तो वो शांति मिले, वो शांति ढूंढते हैं, वो शांति कहाँ से आएगी, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मन में ही आएगी, जब मन की भी वृत्तियां जब शांत होगी तभी शांति आएगी। तो उसके लिए फिर कौन सा मार्ग है, यही मार्ग है, eventually you move towards spirituality, which will talk to you, which again will tell you about controlling your senses, about इंद्रिय विजय, there is no other way। और इसीलिए चाणक्य का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट अधिकरण इस विनय अधिकरण, जिसमें कोई भी जो प्रिंस है, जो यंग प्रिंस है, उसका ट्रेनिंग कैसे हो, उसकी एजुकेशन कैसे हो, उसके बारे में बताया। और वो कहते हैं विनयस्य मूलम इंद्रिय जय, कोई भी एजुकेशन विनय से हेतु, द उद्देश्य ऑफ एजुकेशन, द उद्देश्य ऑफ दिस ट्रेनिंग फॉर अ प्रिंस इज ऑल्सो इंद्रिय जय। हमारे हर शास्त्र में बात बात पर इंद्रिय जय की बात आती है, विच इज जिसके जो नहीं होगा तो डाउनफॉल होना आवश्यक निश्चित ही है। और जितने भी हम सक्सेसफुल लोग देखें, जो जिन्होंने सच्ची में कुछ अच्छा करा है, वो शुड बी आवर रोल मॉडल्स, वो सारे एकदम डिसिप्लिन होंगे। अब देखना, अगर शुरुआत में नहीं होंगे तो इवेंचुअली हो जाएंगे, दैट इज द ओनली वे टू डू। तो एनीवेज आपने एक छोटा प्रश्न पूछा जिसका मैंने 15 मिनट का मोनोलॉग दे दिया, सॉरी फॉर दैट। No, ma'am, very interesting, and the way I had research on this topic is also very interesting, very close to my heart. Thank you, ma'am. Anybody else? आगे बढ़ने से पहले किसी को कुछ कहना है? ओके ठीक है, तो अभी हम जो अष्टपंचाशत 58 चैप्टर शुरू करते हैं। तो भीष्म बता रहे हैं ना अब तक की रक्षा, राज्य की रक्षा करना सॉरी, ये राजा का सबसे बड़ा कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पर ये रक्षा कैसे करो, तो ये रक्षा करने के साधन क्या है, इसके बारे में वो अब बात करते हैं, ठीक है। तो श्लोक 58 चैप्टर, पेज नंबर 384, पेज नंबर 384 पर अगर चौथा श्लोक हम पढ़े तो चौथा श्लोक जो भीष्म कह रहे हैं, रक्षा एव प्रशंसन्ति धर्मम धर्मभृतां वर राज्ञाम राजीव ताम्राक्ष साधनम च अत्र मे शृणु, कि रक्षा, सभी लोग कहते हैं कि राज्य की रक्षा करना राजा का सबसे बड़ा काम है। सारे जो महान लोग हैं उन्होंने भी ये बताया। अब तुम मुझसे सुनो, मैं सुनो, मुझसे सुनो, क्या सुनो, साधनम च अत्र, राज्य की रक्षा के जो साधन है वो तुम सुनो। तो क्या साधन है, दैट इज श्लोक नंबर 5 से जो शुरू होते हैं वो हम पूरा पढ़ेंगे। चारः प्रणिधि काले दानम अमत्सरा, चारः मतलब हैविंग प्रॉपर स्पाई नेटवर्क। आपका स्पाई नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है राजा के लिए, क्योंकि राजा को क्या जमीन पर उसके राज्य में क्या चल रहा है इसकी माहिती कहाँ से मिलेगी,
इसकी माहिती, इसकी सूचना तो तभी मिलेगी ना जब ऐसे लोग हो जो उसको सही से आके राजा को बताते रहे कि चल क्या रहा है, कहाँ डेंजर है, कैसे लोग परसीव कर रहे हैं कुछ भी उसकी पॉलिसी या कुछ हो। तो जैसे वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है ना, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट दोनों अंदर के लिए, राज्य के लिए और राज्य के बाहर के लिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों में आपके स्पाई नेटवर्क्स होने चाहिए, आपका इंटेलिजेंस यूनिट्स होने चाहिए जो कंटिन्यूसली आपको जो इन्फॉर्मेशन है जो चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। दूसरा प्रणिधि, प्रणिधि मतलब दूत, एम्बेसडर्स। कोई राजा, कोई राज्य जो है वो आइसोलेशन में नहीं काम करता, क्योंकि आज भी हम देखें तो हम कितनी सारी इंटरडिपेंडेंसीज है ना, जो राज्य जो देश है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसीज है, ट्रेड रिलेटेड इंटरडिपेंडेंसीज है, सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरडिपेंडेंसीज है। इसलिए जैसे, और वो आज की बात नहीं है, वो पहले भी था। अगर हम महाभारत का युद्ध ही देखें, राजा पॉसिबल है। और अगर हम अर्थशास्त्र देखें तो उसमें तो ये रेगुलर, सॉरी कैन यू हियर मी, मेरा आवाज आ रहा है? Yes, we can hear you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जैसे ये आज जैसे हमारा ट्रेड होता है वैसे तब भी होता था। इनफैक्ट हम तो जानते हैं ना कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यूरोप से, अरब से लोग आते थे, ट्रेडर्स आते थे यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह वगैरह अलग अलग चीजों का ट्रेड करने के लिए, वो तभी भी था। तो इसलिए ये मैनेज करने के लिए आपको प्रत्येक जो बाकी राज्य हैं उनके साथ संबंध है वो तो रखने पड़ेंगे। इसीलिए आज जैसे हमारी फॉरेन सर्विसेज है, फॉरेन सर्विसेज में क्या होता है, वो एम्बेसडर्स भेजते हैं हर एक राज्य के लिए, हर एक देश में, है ना, अपनी एम्बेसीज होती है वहां पर। तो एम्बेसीज नॉट इन दैट फॉर्म, पर प्रणीति मतलब दूत, वो तभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट था कि वो एक राजा जो है वो अपने दूत बाकी राज्यों में भेज कर रखे। तो एक तो स्पाई है, दूसरा दूत, हैविंग अ नेटवर्क ऑफ एम्बेसडर्स एज वेल, मैसेंजर्स, जो आपकी बात जाके बाकी राज्यों के साथ कर सके, वहां पे क्या चल रहा है वो आपको बता सके इन ऑफिशियल कैपेसिटी। काले दानम अमत्सरा, काले मतलब टाइमली, दानम मतलब देना, देना इज चैरिटी, बट देना इज ऑल्सो इन द सेंस ऑफ कि आपके जो भृत्य है, जो सेवक गण है, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, उनको आप समय से जो उनका वेतन या जो भी कुछ है वो देते जाओ। ऐसे नहीं कि आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो जो भी काम कर रहा है, जिसको जो देना चाहिए, उसको बिना किसी परेशानी के, बिना एक्सप्लॉइटेशन के टाइमली वेजेस देना आपकी सेना को, आपके एम्प्लॉइज को, आपके मिनिस्टर्स को आवश्यक है। तो वो भी राजा को करना चाहिए। दैट इज अ साधन ऑफ वेलफेयर, दैट इज साधन ऑफ प्रजा रक्षण। फिर वो कहते हैं युक्त आदानम न च आदानम अयोग न च आदानम अयोगेन युधिष्ठिर। युक्त, दान मतलब देना, आदान मतलब लेना। देना तो वो वेजेस है, जिसका जो कोई अगर प्रोजेक्ट कर रहा होगा उसका जो पैसा देना है वो सब देना। लेता क्या है राजा? कर लेता है, टैक्सेस लेता है, ठीक है। तो युक्त आदान, सही तरीके से जो भी, जितना आपका टैक्स रिजीम है, जो भी, जो एक्सप्लॉइटेटिव ना हो, युक्त हो, अप्रोप्रिएट हो, उस तरीके से आप जो कर है वो ग्रहण करो, बिना लोगों का कुछ, बिना लोगों के संपत्ति का नाश हो, इस तरीके से आप जो कर है वो ग्रहण करो। एंड उसका ऑपोजिट कि न च आदानम अयोगेन, जो सही नहीं है, जिससे आपके लोगों की संपत्ति का नाश होगा या उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा या गलत तरीके से आप कर रहे हो, तो ऐसा किसी को चीट करके आप उसका से ज्यादा टैक्स ग्रहण कर रहे हो, तो ये आप मत करो। दिस इज द अदर एस्पेक्ट ऑफ, अदर साधन ऑफ प्रजा रक्षण। सताम संग्रहणम शौर्यम दाक्ष्यम सत्यम प्रजाहितम। ऐसे लोग, जो सत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो नोबल लोग हैं, ऐसे लोगों का आप संग्रहण करो। आपके आसपास ऐसे लोग रखो जो अच्छे हैं, जिनमें शौर्य है, जिनमें दक्ष है, जिनमें कैपेबिलिटीज है, जो सत्य बोलते हैं और जो प्रजाहित में रत हैं। तो बेसिकली ऐसे किस्म के मिनिस्टर्स को आप एकत्रित करो, ऐसे किस्म के लोगों को आप अपने पास रखो जिसमें ये सारे गुण हो।
अनार्जव अनार्जवैहि आर्जवैहि शत्रु पक्षस्य भेदनम। अनार्जव मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, सॉरी अनार्जव मतलब नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड, आर्जव इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो बाय हुक और क्रुक जो हम बोलते हैं ना, बाय हुक और क्रुक व्हाट, शत्रु पक्षस्य भेदनम, आपका कोई शत्रु है उसके पक्ष में बाय हुक और क्रुक आप कुछ ना कुछ परेशानियां क्रिएट करते रहो। एक तो परेशानियां क्रिएट करते रहो, दूसरा वहां पे जो चल रहा है शत्रु प्रदेश में उसका आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, दैट इज अ साधन, बिकॉज तो ही आप अपने शत्रु से बच सकते हो, है ना। तो बीइंग वेरी केयरफुल ऑफ दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। केतना नाम च जीर्णा नाम अवेक्षा चैव सीदता। केतन जीर्ण बेसिकली टूटे, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो घर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स है वगैरह वगैरह, उनका आप उद्धार करते रहो। सो बेसिकली टेक अप ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एज नीडेड। जो तीर्थ की भी बात है, बाकी आपके सेतु वगैरह भी होंगे, उन सबका आप एंश्योर कि वो सही से देखभाल होती रहे, बनते रहे, नए बनते रहे वगैरह वगैरह। तो टेक अप ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। द्विविधस्य च दंडस्य प्रयोग काल च चोदितः। द्विविध दंड, द्विविध दंड जो है ना, जो धर्मशास्त्र में दंड दो प्रकार के, एक है आर्थिक दंड, जो फाइन्स आज भी जो है, जो फाइन्स लगाते है ना, कि आप जुर्माना भर दो, आप फाइन्स भर दो, दैट इज आर्थिक दंड। द अदर इज शारीरिक दंड। किसी को आपने कैद कर दिया, किसी को फटकार लगा दी, किसी को फांसी का दंड दे दिया वगैरह वगैरह। तो विविधस्य दंडस्य, दोनों प्रकार के दंडों का प्रयोग काल चोदितः, as required, as relevant in that context and that situation, टाइमली दंड देना, आर्थिक या शारीरिक दोनों प्रकार का, उस सिचुएशन के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट हो। साधु नाम अपरित्याग कुली नाम च धारणम। जो अगेन अच्छे लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, उनका त्याग मत करो। एंश्योर कि आपके राज्य में ऐसे तपस्वी लोग जो अच्छे लोग हैं वो रहे। कुलीन जो अच्छे, अगेन जो नोबिलिटी है, जो अच्छे लोग हैं, आपकी प्रजा के हित में जो स्थित हैं, अच्छे गुण वाले हैं, उनको आपने पास रखो। निचय च निचयानाम च सेवा बुद्धिताम अपि। जिस वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, जैसे आपका कोष है, ठीक है, तो आपको कोष में सारे जो जो मिनरल्स होंगे, जेम्स होंगे, सोना चांदी होगा वगैरह वगैरह, उन चीजों का संग्रह करना। इसके अलावा आपके जो धन धान्य का संग्रह करना, टू एंश्योर कि आपकी कोई लोगों के लिए जो पूरा हो सके उतना आपके पास सब कुछ हो, धन धान्य हो, स्पाइसेस हो, नमक हो वगैरह वगैरह। आयुध, आर्मरी जो आपकी है, जो वेपन्स है, वो आपके पास सही से हो। जो अश्व, रथ, हाथी, जो भी कुछ है, जो भी रिसोर्सेज आपकी राज्य के लिए आवश्यक हो, उस सबका चयन, उनका सबका संग्रह करके रखना। इंश्योरिंग आपके वो सारे वेयर हाउसेज, जो ट्रेजरीज या जो भी है, वो हमेशा फुल रहे इन सारी चीजों में, जो आपको आगे चल के इन फ्यूचर और इवन एट दैट पॉइंट काम आ सके। सेवा बुद्धिता, जो अच्छे लोग हैं, गुरुजन है, समझदार लोग हैं, उनकी सेवा करो। बलानाम हर्षणम नित्यम प्रजानाम अन्वेक्षणम। बल, बला मतलब सेना के लिए वो कह रहे हैं, राज्य का बल है वहां की उसकी सेना। तो हर्षणम, एंश्योर कि आपकी जो सेना है वो खुश हो, उनमें कुछ ऐसे दुख हो रहा है, वो किसी बात से खुश नहीं है, वो इंस्पायर्ड नहीं है, वो एनकरेज नहीं है, एंथ्यूज नहीं है, ऐसी परिस्थिति ना है। क्योंकि अगर सेना ही नहीं खुश होगी तब तो आपकी रक्षा होने से रहा है ना। इसलिए एंश्योरिंग कि आपकी जो सेना है, आपका जो बल है, वो हमेशा खुश रहे, हमेशा सुख में हो, हर्ष में रहे। नित्यम प्रजानाम अन्वेक्षणम, प्रजा का ध्यान नित्यम रखते रहो, क्या चल रहा है उसका ध्यान रखते रहो उनका, और वो खुश रहे ये भी देखते रहो। सो वेलफेयर ऑफ ए प्रजा एंड टेकिंग केयर ऑफ ए प्रजा। कार्येषु अखेद कोशस्य तथैव च विवर्धनम। कार्येषु अखेद, कोई भी काम करने में कभी भी आप अरे यार वापस ये काम करना पड़ेगा, उसमें आलस नहीं होना चाहिए। बिना दुख के, बिना खेद के एक राजा को हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि वो हर काम एकदम बिना आलस के करता रहे। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, खुद भी करता रहे, क्योंकि वो जब करेगा तब प्रजा और
मिनिस्टर सब उसको देख कर करेंगे। अगर राजा ही प्रमाद करेगा तो प्रजा भी कुछ नहीं करने वाली। ये हमने वो उत्थानम के बाद वक्त भी देखा था। एक्चुअली इसमें आगे उत्थानम की भी बात आती है। कोशस्य विवर्धनम, आपकी जो ट्रेजरी है, एक तो उसमें जो भी होना चाहिए वो आप संग्रह करो, और दूसरा उसका विवर्धनम, एंश्योर इट कीप्स ग्रोइंग। आपकी ट्रेजरी जो है, आपका समृद्धि जो है, इट शुड कीप ग्रोइंग। पूर्व गुप्ति ही अविश्वास पौर संघात भेदनम। पूर्व गुप्ति अविश्वास, पूर्व आपकी इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड भी जो भी बातें है ना, वो आप किसी एक मनुष्य या किसी स्पेसिफिक ग्रुप पर विश्वास करके आप बात मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी में, क्या चल रहा है, वो आपको अलग अलग लोगों को, जैसे वो स्पाई नेटवर्क है, यू हैव टू एंश्योर कि आप किसी एक जन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाओ, इतना ज्यादा ट्रस्ट ना डाल दो कि दैट पर्सन कैन गेम यू। तो स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब आप सतर्क रहो, किसी पे बहुत विश्वास मत करो, एंड आगे जाके वो कहेंगे कि आप स्वयं ध्यान भी रखो उस चीज का। पौर संघात भेदनम, अगर आपको ऐसा पता चल रहा है कि आपके लोग संघात, असंघात हमने पिछले उसमें देखा था, असंघात मतलब या रेवोल्यूशन जैसा तो कुछ आपके अगेंस्ट एकत्रित होकर तो नहीं कर रहे आपको ओवरथ्रो करने के लिए। अगर ऐसा कुछ आपको पता चलता है तो उन गुटों, उन जो वो जो ऐसे संघ जो बनाकर आपके अगेंस्ट, राज्य के अगेंस्ट, प्रजा के हित के अगेंस्ट जो लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच में भी आप भेद उत्पन्न करो, ताकि वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ लड़ ले, एंड वो जो इवेंचुअली आपके अगेंस्ट, राज्य के अगेंस्ट जो करना चाहे वो ना कर पाए। तो इन सारी चीजों का भी आपको कंटिन्यूस ध्यान रखना है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। अरि मध्यस्थ मित्राणाम यथावत च अनवेक्षणम। अरि मतलब दुश्मन, आपका शत्रु। मध्यस्थ न्यूट्रल, फ्रेंड भी है, मतलब ना फ्रेंड है ना कुछ है, ना न्यूट्रल है, ठीक है, नॉट योर फ्रेंड। और मित्र, नाउ दिस इज फॉर एक्सटर्नल, जो आपके बाकी राज्य है उसमें आपके शत्रु हो या आपसे न्यूट्रल हो या आपके मित्र हो, सभी का अन्वेषण, उन सब पे आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अच्छा मित्र है तो चलो जाने दो, ऐसे नहीं। आपको इंटरनल भी सबका ध्यान रखना है, और एक्सटर्नल भी यू हैव टू एंश्योर कि यू आर इन नो ऑफ कि वहां चल क्या रहा है। कोई कुछ और आपके अगेंस्ट कंस्पायर तो नहीं कर रहा, कोई आपके अगेंस्ट कुछ कार्य ऐसा तो नहीं कर रहा जिससे आपको नुकसान होगा, या ऐसा कुछ कार्य भले उन्होंने इंटेंशनली आपके अगेंस्ट ना किया हो, पर उसका आप पर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर इंटरडिपेंडेंसीज है तो कहाँ पर कुछ चेंज हुआ उसका असर आप पर होगा। तो इसलिए हर, भले वो अरि हो, मित्र हो या मध्यस्थ हो, उनका भी आपको उतना ही ध्यान रखना चाहिए। कैसे होता हमने देखा था, 4 नेटवर्क और दूत नेटवर्क से। उपजाप भृत्यानाम आत्मनः पूर्वदर्शनम। उपजाप भृत्यानाम, उपजाप एक्चुअली 2 प्रकार का होता है। तो एक है कि आप शत्रुओं में भेद उत्पन्न करो, इंस्टिगेट देम, दैट इज उपजाप। ऑल्सो आपके लोगों को आपकी तरफ ही रखो, दैट इज ऑल्सो उपजाप। तो भृत्यानाम, यहाँ पे वो उसकी एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, तो कीप योर एम्प्लॉइज क्लोज टू यू, ठीक है। एक तो क्या चल रहा है उनके बीच रखो, उनको वो उद्वेग में आ जाए ऐसा कुछ काम ना करो जिससे वो आपके अगेंस्ट कुछ कर सके, ऐसा ना करो। आत्मनः पूर्वदर्शनम, स्वयं ऐसा नहीं कि आप पूर्व, आपका जो नगर की जो भी बातें हैं वो आप केवल और लोगों से सुनो, आपको स्वयं यू हैव टू बी प्रेजेंट। पूर्व में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसमें आपको भी उतना ही इन्वॉल्व होकर जमीन पर आकर देखना पड़ेगा। यू शुड बी प्रेजेंट देयर एज वेल। पीपल शुड नो कि तुम जो भी कर रहे हो कि यू आर कनेक्टेड। अपने राजमहल में बैठे हो और पूर्व का आपको सिर्फ लोग बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आपको ग्राउंड पर भी रहना है। यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन ग्राउंड एज नीडेड। अविश्वासः स्वयं चैव परस्य आश्वासनं तथा। किसी पर भी बहुत विश्वास ना करो, सबके थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म सबके लिए रखो। हर एक, कोई भी आपके मित्र आदि जो भी है, इवन एक तो राज्य के हिसाब से और इवन आपके स्वयं के लोगों के हिसाब से, किसी पे भी पूरा विश्वास मत करो, परंतु ऐसा उनको समझना नहीं चाहिए कि आप उन पर विश्वास ना करो, इसलिए उनको तो हमेशा आश्वासित रखो। उनको हमेशा ऐसा लगना चाहिए आपके सभी लोगों को कि आपको उन पर विश्वास है, नहीं तो क्या होगा,
अगर आपको पता चले कि अरे मेरे पे तो मेरा बॉस है वो विश्वास ही नहीं रखता, इट डजंट रियली इंस्पायर यू इनफ, राइट? और इट मेक्स यू सतर्क। अगर सच्ची में आपके मन में ऐसा कुछ काम आपके मगज में ऐसा कुछ चल रहा है कि आप राज्य का नुकसान करने वाले हो या राजा के अगेंस्ट कुछ करने वाले हो या कुछ करप्शन करने वाले हो, और आपको समझ में आ गया कि अरे वो आपका बॉस जो है वो सोच रहा है, उससे शंका हो रही है, तो आप सतर्क भी हो जाओगे। इसलिए दोनों तरीके से ये लोगों को ये लगना कि नहीं राजा को मुझ पर विश्वास है, जबकि राजा को थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म तो सबके लिए रखना ही चाहिए। सो दैट इज योर डिप्लोमेसी, हाउ यू शुड प्ले। फिर नीति धर्म अनुसरण नित्यम उत्थानम एव च। नीति धर्म, बी ट्रू टू योर धर्म, बी ट्रू टू योर नीति, आपकी पॉलिसी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी कुछ है, बी ट्रू टू दैट। ऐसे नहीं कि आप मन में आए वैसा बिहेव कर रहे हो, यू आर गाइडेड बाय सर्टेन प्रिंसिपल, यू शुड लिव बाय दैट। नित्यम उत्थानम एव च, हमेशा एंटरप्राइजिंग रहना है। उत्थानम, हमेशा कार्यशील रहना है, क्रियावान रहना है। तो वो हमने पहले भी देखा था, तो राजा के लिए ये हमेशा एंटरप्राइजिंग होना अत्यंत आवश्यक है। रिपुणाम अनअवज्ञानम नित्यम च अनार्य वर्जनम। अनार्य वर्जनम मतलब जो अच्छे लोग नहीं है, जो दुष्ट लोग हैं, उनको आप त्याग दो। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिपुणाम अनअवज्ञानम। अवज्ञा मतलब किसी को आप इग्नोर करो, अरे ये क्या, किसी का आप इंसल्ट कर दो कि ये तो कोई मेरे सामने ये कुछ नहीं है, अंडर एस्टिमेट करना। तो वो कहते हैं कैसा जो रिपु है, आपके रिपुओं को, रिपु मतलब शत्रु, अरे शत्रुओं को वो कैसा भी हो, आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। ये अत्यंत आवश्यक है एक राजा के लिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हम लोग उनकी तरफ इग्नोरेंट हो जाएंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा वो कब बड़े हो गए और हम पर आक्रमण कर दिया। इसलिए छोटे से छोटा रिपु क्यों ना हो, छोटे से छोटा शत्रु क्यों ना हो, कभी भी उसकी अवज्ञा, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट दैट, नेवर एवर इग्नोर दैट एज वेल। तो ये कुछ श्लोक नंबर 5 से 12 में बहुत सारे ही साधन के बारे में कि कैसे एक राजा को राज्य करना चाहिए, इसके बारे में भीष्म बताते हैं। एंड उसके आगे वो उत्थान की 1-2 श्लोक है विचार इसके, पर वो जो रिपु नाम अनवज्ञा वाली जो बात है ना, उसका एक श्लोक मैं लिख देती हूँ। श्लोक नंबर 17, और वो 17वां श्लोक है न च शत्रु अवज्ञेयो दुर्बलो अपि बलीयसा अल्पो अपि ही दहति अग्नि विषम अल्पम हीनस्ति च। भीष्म कहते हैं कि शत्रु का आप कभी अवज्ञा, उसको अंडर एस्टिमेट करो, इग्नोर करो, ऐसा मत करो। भले ही वो जो शत्रु है वो आज दुर्बल है और आप बहुत बलशाली हो, बलीयसा, आप भले ही ज्यादा शक्तिशाली हो उससे और वो दुर्बल है, फिर भी उसकी अवज्ञा, उसको अंडर एस्टिमेट करना, इग्नोर करना मत करो। क्यों? अल्पो अपि ही दहति अग्नि, थोड़ा भी स्पार्क अगर रह जाए ना अग्नि का, तो उससे बड़ा धमाका हो सकता है। छोटी सी अग्नि, आपको लगा रही इतनी सी, पर वो एक छोटी सी अग्नि से बड़ा स्पार्क, बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, भले छोटा सा हो। या तो, और वो कहते हैं या विष थोड़ा भी नहीं आया तो भी आपको मार सकता है। इट इज नेवर अबाउट क्वांटिटी, इट इज नेवर अबाउट स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। रिपु है वो हमेशा, जो शत्रु है वो आपके अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ करता रहेगा, और वो कभी बड़ा हो जाए आपके उसके इग्नोर करने के कारण आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए भले ही छोटा हो ही क्यों ना हो, आपको आपके शत्रु को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो दैट्स अ प्रिंसिपल गिवन फॉर द राजा। और बेसिकली इसी चैप्टर का 23वां श्लोक विच सेज यद्यपि अस्य विपत्ति ही स्यात् रक्षमाणस्य वै प्रजा सो अपि अस्य विपुलो धर्म एवं वृता ही भूमिपः। कि कैसी भी विपत्ति आए, वो कह रहे हैं इवेंचुअली भीष्म, एंड उसके बाद ये वो कहते हैं कि अच्छा खत्म, आज का दिन समाप्त हुआ एंड युधिष्ठिर वापस जाते हैं, फिर ही कम्स बैक अगेन। तो वो जो लास्ट श्लोक उसमें है कि यद्यपि अस्य विपत्ति स्यात् रक्षमाणस्य वै प्रजा, कि प्रजा की रक्षा करने में राजा के सामने कोई भी विपत्ति क्यों ना आए, उसके प्राण ही क्यों ना कर चले जाए, प्रजा की रक्षा करना ये राजा का सनातन धर्म है, उसे वो करते रहना चाहिए। ठीक है, और वो बेसिकली कहते हैं ये मैं तुम्हें
मैंने तुम्हें जो राजधर्म है, एष ते राजधर्माणाम लेशः सम अनुवर्णितः भूयस्य यत्र संदेहः तद्ब्रूहि कुरु सत्तम। वो कहते हैं कि जो राजधर्म, जो बड़ा सा राजधर्म है, उसका एक लेश छोटा भाग मैंने तुमको बताया है। आज इसके विषय में तुम्हें कोई भी संदेह हो तो तुम मुझसे पूछो। ये कह के भीष्म खत्म करते हैं। बट फिर ये कि शाम हो गई है, दिन ढल गया है, सूरज ढल गए हैं, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, आज के लिए इतना बस है, फिर मैं कल वापस आऊंगा। एंड इट एंड्स हियर, एंड विद दिस वी आल्सो एंड द 58th चैप्टर। तो अपने पास 10 मिनट है, एंड आई विल ओपन इट अप, क्योंकि मैं नया कुछ अभी नहीं शुरू कर रही आज, वो अगली बार से करेंगे। तो प्लीज किसी को कुछ कहना है, बताना है, पूछना है, शेयर करना है, प्लीज प्लीज फील फ्री। Anything at all? Else we can close early, कोई बात नहीं। या ऐसा है कि आपको लग रहा है कि अच्छा मैं बहुत तेज जा रही हूँ, थोड़ा सा स्लो होना चाहिए, या स्लो जा रही हूँ थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको ज्यादा जानना है, तो प्लीज आप मुझे बताइए, क्योंकि वी हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। हम आराम से अपने हिसाब से जो हमें सबसे ज्यादा उपयुक्त हो वो हम पढ़ सकते हैं। तो आप मुझे बताइए। नहीं मैम, पेस इज ओके। एक अगर ओवरव्यू मिल जाता दैट from where we started, where we are, and how much we are going to cover throughout these sessions, so that would be good. एक starting में अगर वो हो सकता है तो वो मैं एक्चुअली अभी आपको बता देती हूँ। पर्व जो है उसमें 3 भाग है। वो 3 भाग है, राज धर्म अनुशासन पर्व, आपद धर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। ठीक है। और टोटल उसमें 365 अध्याय है, जिसका आधा एज यू कैन सी 174 to 365 इज मोक्ष धर्म। तो वो जो मोक्ष धर्म है वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस सो टू से। हमारे सिलेबस में हम राजधर्म और आपद धर्म इन 2 बातों पर फोकस करेंगे। ये जो आप पहले 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं। अब राजधर्म अनुशासन पर्व इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड, जिसमें 50 तक तो बेसिकली वो जो युधिष्ठिर की विषाद की बात थी, जो मैंने आपको पहले कहानी बता दी थी, है ना। आई हैड समराइज्ड द होल थिंग कि ये शुरू कैसे हुआ, कि क्यों ये बातें कैसे शुरू हुई, भीष्म जी के पास कैसे जाते हैं, कैसे युधिष्ठिर के मन में विषाद था, वगैरह वगैरह। ये देखा हम लोग 51 to 130 वाला जो भाग है उसमें है। अच्छा, उसमें भी राजधर्म क्या है, राजा को कैसे आप काम करना चाहिए, ये राजा के व्हाटएवर क्या साधन है, वगैरह वगैरह। तो इस सेक्शन में ना, भले ये 51 to 130 दिखा रहे हैं, there are some chapters which are very very important, about 5 or 6। ठीक है, बाकी छोटे छोटे हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स पूरे हैं। तो हमने 56, 57, 58 ये पूरे चैप्टर्स पढ़े ओवर द लास्ट 3-4 क्लासेस। ठीक है, वैसे ही अगले सेशंस में, अगले 2-3 सेशंस में जो बाकी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो भले इतने सारे चैप्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आर फोकस्ड ऑन आश्रम धर्म या वर्ण धर्म, वो हम नहीं करेंगे। वी विल फोकस ऑन राज्य धर्म एंड जेनेरिक प्रजा धर्म, इन 2 चीजों पे हम फोकस करेंगे। और लास्ट के जो 2 सेशंस हैं वो आपद धर्म पर होंगे। आपद धर्म है इसकी, वैसे तो ये सारे पॉलिसीज आपको फॉलो करने हैं, परंतु परिस्थिति ऐसी हो, कोई कैलामिटी आ गई हो, कोई एडवर्सिटी आ गई हो, क्या करना चाहिए, तो वो हम तब वो मेरे ख्याल से 2 से 3 सेशंस में हम वो देखेंगे, मे बी 1.5 सेशन, आई डोंट नो, लेट्स सी कितना होता है। बहुत सारे जैसे है ना, जैसे इवन दैट 151 to 130 में काफी सारा रेपिटेशन है, सो आई विल स्किप ओवर दिस। एंड जो आपको असाइनमेंट करना है उसके लिए मैं आपको क्लियरली नोट करके दूंगी कि कौन से चैप्टर्स हैं। As I said, must be 5 to 6 for राजधर्म, 2-3 for आपदधर्म। बेसिकली 8 से 10 की चैप्टर्स होंगे जिसके बेसिस पर आपको असाइनमेंट्स करने हैं। ओके, थैंक यू मैम। Okay. और एनीथिंग एल्स?
अच्छा असाइनमेंट के लिए आप बाद में बताने वाले, राइट? हाँ, असाइनमेंट मैंने पिछले सेशन में कहा था कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेस्ड ऑन, जैसे मैंने कहा कि ये 8 से 10 चैप्टर्स होंगे एट मैक्स, उससे कम भी हो सकते हैं। उसके बेसिस पर देयर विल बी सम शॉर्ट एसे राइटिंग, तो 3-4 प्रश्न होंगे जिसपे आपको शॉर्ट एसेज लिखने कॉन्सेप्ट, और कौन से वो चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे उसके लिए वो मैं आपको बता दूंगी। और हमने जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, उसी के बेसिस पर होंगे। तो आई होप पुष्कर, वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो पुष्कर ये सारा अपलोड कर देगा, तो यू कैन आल्सो रिव्यू, री-लुक एट सम ऑफ द डिस्कशंस। Sure, ma'am. I'll upload in maximum 2-3 days. I'll upload it and I'll share the link with all of you. ओके, आई थिंक 5 मिनट है, बट वी कैन क्लोज अगर और कोई प्रश्न हो तो। प्रार्थना कौन बोलेगा आज? Pratap sir, can you please upload this on your drive and share me the link? Today's recording. Yeah, today's recording. Okay, I'll do that. Sure. Thank you so much. तो आज प्रार्थना कौन बोलेगा? I can do Pratap.